नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हम समझने जा रहे हैं सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल किसे कहा जाए? जेनेटिक मटेरियल वो मटेरियल है जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। मटेरियल विच इज़ ट्रांसफर इन नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड जेनेटिक मटेरियल। अच्छा, यही जेनेटिक मटेरियल पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स है, पेरेंट्स की जो इन्फॉर्मेशन है, वही बच्चों में ट्रांसफ़र करता है। जेनेटिक मटेरियल को लेके साइंटिस्ट लोगों में तीन चीज़ों में बहुत डाउट था। साइंटिस्ट लोग सोचते थे कि जेनेटिक मटेरियल के लिए प्रोटीन बेस्ट है, कुछ मानते थे डीएनए बेस्ट है, कुछ मानते थे आरएनए बेस्ट है। मतलब साइंटिस्ट लोग आपस में ही कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट थे कि जेनेटिक मटेरियल के लिए कौन बेस्ट होगा। ज़्यादातर साइंटिस्ट की सोच थी कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन होता होगा, लेकिन जब बच्चों पूरी तरह से रिसर्च की गई तो फाइनली पता चला कि जेनेटिक मटेरियल के लिए सबसे बेस्ट तो डीएनए होता है। अच्छा, कैसे ये प्रूव किया गया होगा इसके बारे में हम समझेंगे। एप मिशर साइंटिस्ट ने 1869 में सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को देखा था। हमने सीखी थी बात। 1869 में न्यूक्लिक एसिड को देखा गया। न्यूक्लिक एसिड जब उन्होंने देखा गया तो उनसे पूछा गया कि आपने जो न्यूक्लिक एसिड देखा है, डिस्कवर किया है, क्या यही जेनेटिक मटेरियल है? तो इसके बारे में एप मिशर कुछ नहीं समझा पाते थे। मतलब मिशर साहब कुछ नहीं समझा पाए। मिशर के बाद फिर और भी साइंटिस्ट आए, जैसे यहाँ पे मॉर्गन आए, सदन आए, बोवेरी आए, कई साइंटिस्ट आए। उनसे भी पूछा गया कि आप बताइए जेनेटिक मटेरियल कौन होगा। तो इन साइंटिस्ट ने भी नहीं बता पाए कि जेनेटिक मटेरियल के लिए कौन बढ़िया है। काफ़ी टाइम बीतता गया। 1869 के बाद ऐसे टाइम बीतता गया और फिर ईयर आता है 1926 का। इस टाइम एक साइंटिस्ट आते ग्रिफिथ। उन्होंने एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल किया था और उससे आइडिया लगा था, कंफर्म नहीं, एक आइडिया लगा था कि यह जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। क्लियर? पहले हम वही ग्रिफिथ से अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। ग्रिफिथ साइंटिस्ट ने ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल परफॉर्म किया था। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है एक चीज का दूसरे चीज में ट्रांसफर हो जाना। यह ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल ग्रिफिथ साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया था। 1926 से लेकर 28 के बीच में इनका एक्सपेरिमेंट रहा है। ग्रिफिथ साइंटिस्ट ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया था तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट एक बैक्टीरिया के ऊपर किए थे। जिस बैक्टीरिया पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। इसका नाम बहुत अच्छे से याद रखना। ग्रिफिथ साइंटिस्ट ने किस पे वर्क किया? तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। अच्छा, ये न्यूमोनी वही बैक्टीरिया है जिससे न्यूमोनिया डिजीज होती है। मतलब इसी बैक्टीरिया की वजह से फाइनली न्यूमोनिया कोज होता है। अच्छा, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, इसकी बच्चों 2 स्ट्रेन होती है। 2 स्ट्रेन में पहली स्ट्रेन आती है S3 स्मूथ स्ट्रेन और दूसरी स्ट्रेन आती है R2 रफ स्ट्रेन। मतलब इसकी 2 स्ट्रेन है, S3 एंड R2, ऐसी 2 स्ट्रेन होती है। स्ट्रेन उसको कहा जाता है जिनमें माइन्यूट डिफरेंस हो। मतलब ये और ये दोनों ही स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया है। ये भी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया है, ये भी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया है। SR दोनों ही स्ट्रेप्टोकोकस है, लेकिन दोनों में हल्का सा डिफरेंस है। और जब दो बैक्टीरिया में हल्का सा डिफरेंस हो तो उन्हीं को हम कह सकते हैं स्ट्रेन। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया की 2 स्ट्रेन थी, S3 एंड R2। यहाँ S का मतलब स्मूथ से है और R का मतलब यहाँ पर रफ से होता है। R यहाँ इंडिकेट करता है रफ को और S इंडिकेट करता है स्मूथ को। अच्छा, क्यों इसको स्मूथ और क्यों इसको रफ कहा जाता है, इस बात को अब हम समझें। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो ये बच्चों यहाँ पर स्मूथ बैक्टीरिया है और यहाँ पर अगर हम बनाए तो ये यहाँ पर रफ वाला बैक्टीरिया है। ये स्मूथ बैक्टीरिया और ये यहाँ पर रफ बैक्टीरिया। अब इन बैक्टीरिया में आप लोग जानते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर सबसे इनरमोस्ट जो मेम्ब्रेन होती है, ये इनरमोस्ट मेम्ब्रेन, इस इनरमोस्ट मेम्ब्रेन को कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। सबसे अंदर वाली मेम्ब्रेन नाम दिया गया सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर आपको एक लेयर दिखाई दे रही है। मेम्ब्रेन के बाहर ये लेयर आपको नजर आ रही है, इस लेयर को कहा जाता है सेल वॉल। जानते हैं मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ क्या होती है? सेल वॉल। दोनों के अंदर सेल मेम्ब्रेन है, दोनों के अंदर सेल वॉल है। लेकिन एक खास बात यहां पर यह होती है कि जो ये बैक्टीरिया आपको दिखाई दे रहा है स्मूथ वाला, इसके अंदर एक एडिशनल लेयर यहां और प्रेजेंट है। इसमें नहीं है वो लेयर, इसके अंदर एडिशनल लेयर प्रेजेंट है और ये जो यहां एडिशनल लेयर होती है इसको कहते हैं म्यूकस कोट। ये म्यूकस कोट पॉलीसेकेराइड्स का मिलकर बना होता है। मतलब इनके अंदर तो ऐसी म्यूकस कोट प्रेजेंट होती है, लेकिन आर वाले के अंदर ऐसी म्यूकस कोट प्रेजेंट नहीं होती। अच्छा, ये जो लेयर है, ध्यान समझना, ये एक म्यूकस वाली लेयर है। म्यूकस एक तरह का स्टिकी मटेरियल होता है, चिपचिपा मटेरियल होता है। अच्छा, ये म्यूकस है तो इसकी सरफेस जो हो गई एकदम स्मूथ हो जाती है और इसीलिए इसको नाम दिया गया स्मूथ बैक्टीरिया। अरे बात समझ में आई? क्यों इसको स्मूथ कहा गया आप बताइए? स्मूथ इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी सरफेस पर म्यूकस की लेयर है
और म्यूकस होने की वजह से इसकी सरफेस क्या हो जाती है, स्मूथ। लेकिन इस बैक्टीरिया को आप ध्यान से देखोगे तो आर वाले के अंदर कहीं पर भी म्यूकस की लेयर नहीं है, और म्यूकस की लेयर नहीं है तो इसकी सरफेस रफ हो जाती है, इसलिए इसको नाम दिया गया रफ बैक्टीरिया। इसको स्मूथ क्यों कहा गया, इसको रफ क्यों कहा गया, समझ में आया? स्मूथ क्यों, क्योंकि म्यूकस लेयर है। रफ क्यों, क्योंकि इसमें म्यूकस की कोटिंग नहीं होती है। क्लियर? अब बच्चों ये स्मूथ वाला बैक्टीरिया, इस पे स्टिकी चिपचिपी मटेरियल है, तो जब ये बॉडी के अंदर आता है तो बॉडी के अंदर आएगा तो टिश्यू के साथ आसानी से चिपक जाता है, और आसानी से चिपकेगा तो आसानी से डिजीज कोज कर सकता है क्योंकि स्टिकी मटेरियल लगता है। अच्छा, आसानी से डिजीज कोज करता है तो स्मूथ वाले को कहा जाता है वायरुलेंट। वायरुलेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये डिजीज कोज करता है। मतलब एक्चुअली में न्यूमोनिया इसी एस की वजह से होता है, एस ही न्यूमोनिया कोज करता है, मतलब ये वायरुलेंट है। इसके अंदर इस तरह का स्टिकी मटेरियल नहीं है, और जब स्टिकी मटेरियल नहीं होता है तो इसकी वजह से यहां पर अगर ये बॉडी में आ भी जाता है तो सरफेस पे, टिश्यू की सरफेस पे बाइंड नहीं होता, तो इनसे किसी भी तरह की डिजीज नहीं होती, मतलब ये नॉन वायरुलेंट है। अब मैं आपसे पूछता हूं, एस और आर में से कौन डिजीज कोज करेगा? तो एस वाला डिजीज कोज करता है, मतलब ये बनेगा वायरुलेंट, और आर वाले से डिजीज कोज नहीं होती, मतलब ये बन जाएगा नॉन वायरुलेंट। जो बात यहां समझे, क्लियर हुई? ये बातें अगर आपको पता चली तभी आगे की बातें हम समझ पाएंगे। अभी हमने सीखा है ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल ग्रिफिथ ने किया, किस बैक्टीरिया पर काम किया, तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, और उसकी ये 2 स्ट्रेन है। क्लियर? और ये क्वेश्चन आता है कि इसको वायरुलेंट बनाने का काम किसने किया, तो आप कह सकते हो इस म्यूकस कोट या पॉलीसेकेराइड की वजह से ये वायरुलेंट होता है। क्लियर? अब बच्चों ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को अब हम डिटेल में समझते हैं। ग्रिफिथ ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था, इसमें इन्होंने 4 स्टेप फॉलो की थी। एक एक करके हम चारों स्टेप को समझते हैं। सबसे पहले स्टेप, इन्होंने लाइव S3 स्ट्रेन को माइस के अंदर ट्रांसफर किया, और इस कंडीशन में इन्होंने देखा कि माइस की यहां पर डेथ हो जाती है। एग्जैक्टली इन्होंने किया क्या होगा, इन्होंने बच्चों सबसे पहले एक इंजेक्शन लिया, इस इंजेक्शन के अंदर एस वाला बैक्टीरिया रखा, एस मतलब स्मूथ वाला, और इसको उठा के, ये जीवित है, लिविंग है, इसको उठा के इन्होंने ये माइस के अंदर ट्रांसफर किया। अच्छा, माइस के अंदर कौन सा बैक्टीरिया आ चुका है, एस, इंजेक्शन के थ्रू इसको ट्रांसफर किया गया। अब मुझे बताओ, एस वाला क्या डिजीज कोज करता है? यस, ये न्यूमोनिया डिजीज कोज करता है, और इसमें माइस के अंदर जब न्यूमोनिया डिजीज होगी तो इसी वजह से फाइनली माइस की डेथ हो जाती है। यहां माइस की डेथ क्यों हो गई, आप आंसर दीजिए, क्योंकि उसको न्यूमोनिया हो गया, और ये न्यूमोनिया किसने किया, तो इस एस वाले ने। तो पहला एक्सपेरिमेंट था कि एस को माइस के अंदर ट्रांसफर किया तो माइस की डेथ हो गई। अब यहां पर इसी तरह से उन्होंने सेकंड एक्सपेरिमेंट किया, इस बार उन्होंने आर को लिया, लिविंग आर को लिया, माइस के अंदर ट्रांसफर किया, तो इस बार माइस जिंदा रहता है, इसको हम समझते हैं। इंजेक्शन के अंदर आर लिया, इसको माइस के अंदर ट्रांसफर किया, और जब माइस के अंदर ट्रांसफर किया तो इस बार माइस के अंदर आर वाला आ गया। अब आप बताओ, आर से डिजीज नहीं होती है क्योंकि नॉन वायरुलेंट है, और जब डिजीज नहीं होती तो यहां पर यह माइस जीवित रहता है, लिविंग रहता है। तो मुझे बताओ, एस डालने पर माइस की डेथ हो जाती क्योंकि डिजीज कोज करता है, आर डालने पर माइस की डेथ नहीं होती क्योंकि उसको कोई न्यूमोनिया नहीं होता, कोई डिजीज कोज नहीं करता। ये दोनों एक्सपेरिमेंट तो बहुत सिंपल है। थर्ड एक्सपेरिमेंट लेते हैं। थर्ड स्टेप में उन्होंने क्या किया, हीट किल्ड S3 को लिया। हीट किल्ड S3 का मतलब, एस को उन्होंने टेम्परेचर लगा के मार दिया, मतलब जो एस वाला बैक्टीरिया था उसको हाई टेम्परेचर पर रखा, इससे उसकी डेथ हो गई। उसको उठा के माइस में डाला, लेकिन इस बार माइस लिविंग रहता है, ऐसे समझिए आप इसको। ये बच्चों टेस्ट ट्यूब के अंदर एस वाला बैक्टीरिया तो रखा है, लेकिन ये किल्ड है, क्रॉस का मतलब ये किल्ड है, मरा हुआ है। इसको उठा के इन्होंने माइस के अंदर ट्रांसफर किया। अच्छा, माइस के अंदर एस वाला बैक्टीरिया, आप बताओ लिविंग है या डेथ है, मतलब ये तो डेथ है, मरा हुआ है। अगर यहां पर बैक्टीरिया खुद मरा हुआ है तो ये किसी भी तरह का न्यूमोनिया कोज नहीं करेगा। अरे बैक्टीरिया खुद मरा हुआ है, सीधी सी बात है, बैक्टीरिया यहां मरा हुआ है तो इस वजह से यहां पर माइस की डेथ नहीं होती। सीधी सी बात है कि जब बैक्टीरिया ही मरा हुआ है, जब ये बैक्टीरिया ही मरा हुआ है तो ये चूहे को क्या मारेगा? जब बैक्टीरिया मरा है तो चूहे को कैसे मारेगा? तो इस वजह से यहां पर चूहा लिविंग रहता है। ये स्टेप याद रखना, हीट किल्ड एस डालने पर चूहे की डेथ नहीं होती क्योंकि यहां पर एस वाला ऑलरेडी मरा हुआ था, बैक्टीरिया ही मरा हुआ था। अब लास्ट स्टेप सबसे इंटरेस्टिंग थी, और यह बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप भी है। इस बार उन्होंने क्या किया, हीट किल्ड एस को तो लिया, लाइव आर को लिया, माइस के अंदर ट्रांसफर किया, लेकिन इस बार माइस की डेथ हो गई। कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया समझते हैं। इंजेक्शन के अंदर एस भी लिया और आर भी लिया, दोनों लिए।
अच्छा एस कैसा है, हीट किल्ड है, और दोनों लेने के बाद इसको बच्चों इन्होंने माइस के अंदर ट्रांसफर किया। अच्छा माइस में दोनों है, एस भी है आर भी है, सोच समझ के आंसर देना। एस वाला हीट किल्ड है, एस वाला हीट किल्ड है तो ये चूहे को नहीं मारता है, अरे हीट किल्ड एस चूहे को कहां मारता है, ये पहले चेक कर चुके हैं। और आर वाला ये तो नॉन वायरुलेंट है, इससे भी चूहा नहीं मरता, ये चूहे को मार नहीं सकता और ये चूहे को कभी डिजीज कोस करता नहीं है। मतलब इन दोनों की वजह से यहां पर चूहा लिविंग रहना चाहिए। लेकिन खास बात ग्रिफिथ साहब ने क्या देखी कि यहां पर चूहे की डेथ हो गई। बहुत इंटरेस्टिंग, यहां पर एस वाले से हीट किल्ड एस वाले से चूहे की डेथ होती नहीं है, आर वाला डिजीज कोज नहीं करता, तो यहां कंसेप्ट कहता है कि चूहा यहां जीवित रहना चाहिए था, लिविंग रहना चाहिए था। लेकिन बात आती है यहां चूहे की डेथ हो गई, ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्या हुआ कि इसमें चूहे की डेथ हो गई। अच्छा जब ग्रिफिथ साइंटिस्ट ने इस मरे हुए चूहे को स्टडी किया, डेड चूहे को स्टडी किया, तो उन्होंने देखा कि इस डेड चूहे के अंदर उन्हें एस वाला बैक्टीरिया लिविंग मिला। जरा ध्यान समझना, यहां एस कैसा है, हीट किल्ड, लेकिन इस चूहे के अंदर से उन्हें एस वाला लिविंग मिला। चमत्कार हो गया, मतलब यहां तो ये मरा हुआ था, यहां ये जिंदा निकल गया। अब बात आती है एस वाला बैक्टीरिया यहां लिविंग कैसे हो गया, लिविंग कैसे हो गया, तो इसके बारे में, अच्छा ये लिविंग हो गया होगा तभी तो इसने चूहे को मारा। बात आती है लिविंग कैसे हो गया, इसके बारे में ग्रिफिथ साइंटिस्ट क्या कहते हैं। ग्रिफिथ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जो एस वाला था, इस एस वाले से कुछ ना कुछ मटेरियल रिलीज हुआ होगा, मतलब हिट किट एस हुआ, कुछ ना कुछ मटेरियल निकला होगा, ये मटेरियल आर वाले के अंदर गया होगा, ये मटेरियल कहां गया होगा, आर वाले के अंदर, और आर वाले के अंदर जाने की वजह से यही आर वाला एस में कन्वर्ट हो गया। मतलब ये जो आर वाला बैक्टीरिया दिखाई दे रहा है ना, यही एग्जैक्टली एस में चेंज हुआ। मतलब यहां पर हुआ क्या, जो आप एस देख रहे हैं एक्चुअली में ये एस नहीं है, ये तो आर इसमें ट्रांसफर हो गया, आर एस में ट्रांसफर हो गया, यानी यहां पर आर स्टैंड का एस स्टैंड में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम भी दिया गया ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, क्योंकि आर वाला एस में ट्रांसफर हो गया। याद रखना अच्छे से, कौन किस में ट्रांसफर हुआ, आर एस में ट्रांसफर होता है। अब ग्रिफिथ साहब ने से पूछा गया कि यह ट्रांसफर कैसे हो गया, तो ग्रिफिथ साहब क्या कहते हैं कि इस एस वाले से कुछ ना कुछ मटेरियल ही आर में गया होगा, एस वाले से कुछ मटेरियल निकला होगा, वही आर में गया होगा, और जो मटेरियल इस आर में गया वही मटेरियल मेरी तरफ से जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन यह मटेरियल कौन सा है, यह मटेरियल कौन सा है, इसके बारे में ग्रिफिथ साहब जवाब नहीं दे पाए। बस उन्होंने इतना कहा कि जिस मटेरियल ने आर को एस में चेंज किया, जिस मटेरियल ने आर को एस में चेंज किया, यही मटेरियल जेनेटिक मटेरियल होगा। लेकिन यह मटेरियल कौन सा था, यह बात ग्रिफिथ नहीं समझा पाए थे। क्लियर, यानी ग्रिफिथ ने बस इतना जरूर कहा था कि आर एस में चेंज हुआ, किसी मटेरियल ने चेंज किया, लेकिन वो क्या है, उसका बायोकेमिकल नेचर वो नहीं समझा पाए थे। ये जो अभी मैंने आप लोगों को ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट समझाया है, ये एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जब क्वेश्चन आता है तो बच्चे गलती बहुत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट किस पर किए। मैक्सिमम आंसर दे देते हैं कि उन्होंने माइस पर चूहे पे एक्सपेरिमेंट किए होंगे, क्योंकि यहां पे चूहा ही मरता है, तो बच्चों को लगता है कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट माइस पर किए होंगे। लेकिन याद रखना, इनका मेन एक्सपेरिमेंट माइस पर नहीं था, मेन एक्सपेरिमेंट तो इन बैक्टीरिया पर था, और उस बैक्टीरिया का नाम स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। तो याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चे इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं। ग्रिफिथ का मेन एक्सपेरिमेंट पूछा जाए तो आप हमेशा रखना स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, क्योंकि इसी के इन्होंने अलग अलग फॉर्म लेके माइस में ट्रांसफर किए थे। क्लियर, तो फॉर्म अलग अलग किसके लिए गए थे, बैक्टीरिया के, इसीलिए कहा जाता है मेन एक्सपेरिमेंट इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया पर किया था। जो बात यहां पर समझाई, क्लियर हुई बच्चों। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट में खास बात ये ध्यान रखना है, ये जो लास्ट वाला स्टेप है ये अच्छे से याद रखना कि हीट किल्ड एस आर को माइस में ट्रांसफर करते तो माइस की डेथ होती है। क्यों होती, रीजन याद रखना, क्योंकि आर वाला एस में ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन किसकी वजह से ट्रांसफर होता है यह बात ग्रिफिथ नहीं बता पाए थे। तो बात आती है फिर इस बात को किसने बताया होगा कि आर को एस में चेंज किस मटेरियल ने किया, वो कौन सा बायोकेमिकल है, कौन सा सेल का केमिकल था जिसने आर को एस में चेंज किया होगा। यह बात फिर आगे 3 साइंटिस्ट ने समझाई थी। उन 3 साइंटिस्ट में थे एवरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी। एवरी, मैक्लियोड, मैककार्टी ने कैसे इसको समझाया होगा, अब उनके एक्सपेरिमेंट को हम समझेंगे। क्लियर, तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। मतलब ट्रांसफॉर्म करने वाला केमिकल कौन सा था, ट्रांसफॉर्म करने वाला बायोकेमिकल कौन सा था,
अब ये बात हम समझेंगे, और इसको समझाने वाले 3 साइंटिस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी। एवरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी का एक्सपेरिमेंट अब बच्चों यहां पर हम समझेंगे। इन तीनों ने जब अपना एक्सपेरिमेंट नहीं किया था तो इन तीनों की सोच थी कि आर को एस में कन्वर्ट करने वाला प्रोटीन होगा। बहुत ध्यान सुनना, इनकी सोच ये थी कि आर को एस में कन्वर्ट करने वाला प्रोटीन होगा। लेकिन जब इन्होंने फाइनली अपना एक्सपेरिमेंट किया तो इनकी सोच बदल गई, क्योंकि वो आर को एस में कन्वर्ट करने वाला प्रोटीन नहीं था। फाइनली इन्होंने बताया कि वो डीएनए था। कैसे इन्होंने प्रूव किया होगा इसको हम समझेंगे। यानी इन्होंने ये प्रूव किया था कि डीएनए ही वो मटेरियल है जो ट्रांसफॉर्मेशन कराता है। यानी ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला मटेरियल कौन सा था? डीएनए। ये इन्होंने प्रूव करना चाहा। क्लियर? स्टार्टिंग में इनको 3 चीजों पे डाउट था, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। अब इन तीनों में से किसने ट्रांसफॉर्मेशन किया होगा इसको हम एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले यहां पर 3 टेस्ट ट्यूब ली। इन 3 टेस्ट ट्यूब के अंदर ये एस वाले बैक्टीरिया से मटेरियल को निकाला। अच्छा, इन तीनों का एक्सपेरिमेंट भी वही स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया पर ही था। मतलब एक तरह से ग्रिफिथ का जो वर्क था उसी को आगे बढ़ाने का काम इन तीनों साइंटिस्ट ने किया था। मतलब इतना ध्यान रखना बस, ग्रिफिथ के वर्क को आगे किसने बढ़ाया? तो एवरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी ने। इन तीनों ने क्या किया, टेस्ट ट्यूब के अंदर एस वाले से चीजों को बाहर निकाला और उनको टेस्ट ट्यूब में रखा। एस वाले से इन्होंने 3 चीजें आइसोलेट की, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, क्योंकि डाउट इन पे था। अच्छा, इसमें भी एस से 3 चीजें आउट हुई, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, और यहां पर भी डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन को आउट किया गया। अब यहां पर उन्होंने सबसे पहली वाली टेस्ट ट्यूब, जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब आपको दिख रही है, इस फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर एक एंजाइम मिला है जिसका नाम था आरएनएज। आरएनएज का फंक्शन होता है आरएनए को ब्रेक करना, ब्रेक आरएनए। एज वर्ड आ जाए तो आप जानते हो बच्चों एंजाइम होता है, और इस एंजाइम का फंक्शन आरएनए को ब्रेक करने में होता है। ये आरएनए को ब्रेक करता है। अच्छा, जब ये आरएनए को ब्रेक करेगा तो यहां इसकी वजह से बच्चों ये आरएनए डिग्रेड हो गया। बताइए कौन टूट गया? आरएनए। जैसे एंजाइम डालेंगे आरएनए टूट जाएगा। आरएनए टूट गया तो अब यहां पर बचेगा डीएनए और प्रोटीन। अच्छा, ये याद रखना, डीएनए प्रोटीन किसके है? तो ये डीएनए प्रोटीन एस के है। अब इन एस के डीएनए और प्रोटीन को उठा के इन्होंने आर में ट्रांसफर किया। और जब इन्होंने इसको आर में ट्रांसफर किया तो वो देखते हैं कि आर वाला एस में कन्वर्ट हो गया। आर वाला एस में कन्वर्ट हो गया, मतलब यहां ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब एक का दूसरे में चेंज होना। तो आर एस में कन्वर्ट हो गया, मतलब यहां ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। अब सबसे मेन बात, इस टेस्ट ट्यूब में क्या नहीं है? किसको डिग्रेड कर दिया? आरएनए को। आरएनए नहीं है फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला मटेरियल आरएनए तो नहीं है, क्योंकि बिना आरएनए के भी ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहा है। क्लियर? अब बच्चों उन्होंने सेकंड एक्सपेरिमेंट किया। इस सेकंड एक्सपेरिमेंट में, सेकंड टेस्ट ट्यूब के अंदर इन्होंने क्या किया, एक एंजाइम मिला है जिसका नाम था प्रोटीएज। अब आप बताओ प्रोटीएज का फंक्शन? प्रोटीन को ब्रेक करना। यह प्रोटीएज यहां ब्रेक करता है प्रोटीन को। अच्छा, इस बार कौन ब्रेक हो गया? प्रोटीन टूट गया। प्रोटीन टूट गया तो अब बचा डीएनए और आरएनए। इनको उठा के फिर से इन्होंने आर के अंदर ट्रांसफर किया, और आर में ट्रांसफर किया तो वो देखते हैं कि ये आर वाला एस में कन्वर्ट हो जाता है। आर वाला एस में कन्वर्ट हुआ मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। यानी खास बात क्या समझी? प्रोटीन नहीं है फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब प्रोटीन भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करता है। यानी ना तो आरएनए करता है ना प्रोटीन करता है। आरएनए प्रोटीन दोनों ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कराते, क्योंकि अच्छा आरएनए के बिना भी काम हो रहा है, प्रोटीन के बिना भी काम हो रहा है, क्योंकि इनके बिना भी ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहा है। अब हमें यहां पे पता चलने लगा है, धीरे धीरे हमें आइडिया होने लगा है कि ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला मटेरियल एग्जैक्टली कौन होगा? डीएनए। लेकिन प्रूफ तो करना पड़ेगा। अब प्रूफ कैसे किया जाए, आप ही बताइए क्या करना चाहिए? थर्ड वाली टेस्ट ट्यूब में क्या मिलाया जाए? डीएनएस। वेरी गुड, डीएनएस को यहां मिलाया जाए। डीएनएस का फंक्शन होता है ब्रेक डीएनए। इस एंजाइम ने, एस का मतलब आते याद रखा करो बच्चों, एंजाइम। ये एक एंजाइम है, इस एंजाइम ने यहां पर डीएनए को ब्रेक किया। एंजाइम ने डीएनए को ब्रेक किया। अब आरएनए प्रोटीन बचे, किसके? एस के, और इनको उठा के अब आर में ट्रांसफर किया। अब बताओ क्या होगा? अब यहां जब उन्होंने चेक किया तो ये आर वाला आर में ही रहा। आर वाला आर में ही रहा, मतलब नो ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं। यानी डीएनए नहीं है तो ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं है। यानी सीधी सी बात है, ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला मटेरियल डीएनए होता है।
आप इसको ऐसे समझ सकते हो, इस पहली वाली टेस्ट ट्यूब में क्या डीएनए दिख रहा है? यस दिख रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इसमें भी डीएनए दिख रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन यहां डीएनए नहीं था, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। यानी ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला मटेरियल, यहां से पता चला कि एग्जैक्टली वो मटेरियल तो कौन सा होता है? डीएनए होता है। और कैसे इन्होंने प्रूव किया, समझ में आया बच्चों? तो फाइनली यहां पर इन्होंने बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला मटेरियल डीएनए है। यहां पर एवरी मैक्लियोड मैककार्टी अब सबको कहने लगे कि हमने ये बता दिया कि ट्रांसफॉर्मेशन डीएनए की वजह से होता है, मतलब यही जेनेटिक मटेरियल होगा। एवरी मैक्लियोड मैककार्टी जब ये सबको बता रहे थे तो बहुत सारे साइंटिस्ट इनके एक्सपेरिमेंट से एग्री नहीं थे। बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों का यह कहना था कि हम जेनेटिक मटेरियल उसको कहते हैं जो अगली जनरेशन में ट्रांसफर आए। यहां तो कोई अगली जनरेशन आई नहीं रही है, यहां तो बस एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब एक ऑर्गेनिज्म में आपने कुछ डाला, उसमें की बॉडी में कुछ चेंजेस हो गया, तो ऐसा थोड़ी कि उसकी जनरेशन आ गई। जनरेशन का मतलब उसके ऑफस्प्रिंग आना चाहिए, नई पीढ़ी आनी चाहिए। लेकिन यहां तो बस एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब एक चीज दूसरे में कन्वर्ट हो रही है। किसी ह्यूमन में कुछ चीज इंसर्ट करो, उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आ गए, तो क्या ये उसकी जनरेशन आ गई है? नहीं। तो यहां पर यह बात दिक्कत आ रही थी कि यहां पर नई जनरेशन तो आई नहीं रही है, तो कैसे मान ले कि यही जेनेटिक मटेरियल होगा? मतलब एवरी मैक्लियोड मैककार्टी के एक्सपेरिमेंट पर भी उंगली उठा दी गई। मतलब जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा, ये इनके एक्सपेरिमेंट से भी फाइनल प्रूफ नहीं होता है। यानी पिक्चर अभी भी बाकी थी। यानी जेनेटिक मटेरियल कौन होगा, अब इस बात को फिर फाइनली कौन प्रूव करे? इसी को बाद में प्रूव करने का काम दो साइंटिस्ट ने किया था, हर्शे एंड चेस ने। कैसे उन्होंने प्रूव किया था, उनके एक्सपेरिमेंट को भी हम समझेंगे। आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन ये दिया गया है कि डीएनएज एंड डीएनएज में क्या डिफरेंस होता है? तो ध्यान रखना, अगर डीएनएज लिखा है तो इसका मतलब होता है मेनी डीएनए। मतलब ये एक प्लूरल वर्ड हो गया, होता ना, प्लूरल के लिए हम लास्ट में एस लगा देते हैं। तो डीएनएज ये मेनी डीएनए को इंडिकेट करता है। और एज वर्ड आ गया, मतलब ये एक एंजाइम है जो डीएनए को ब्रेक करता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, क्लियर हुआ? डीएनएज मतलब मेनी डीएनए, डीएनएज लगा रखा है तो वो डीएनए को ब्रेक करने वाला एंजाइम होता है। एवरी मैक्लियोड मैककार्टी के एक्सपेरिमेंट से क्या हमें पता चला, ये बातें हमने सीखी। इससे यह पता चला कि आर को एस में कन्वर्ट करने वाला, ट्रांसफॉर्म करने वाला मटेरियल फाइनली कौन होता है? डीएनए होता है। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, किन साइंटिस्ट ने यह बताया कि आर को एस में ट्रांसफर करने वाला मटेरियल, आर को एस में ट्रांसफर करने वाला बायोकेमिकल डीएनए है? तो आंसर आएगा एवरी मैक्लियोड एंड मैककार्टी। क्लियर? तो इन्होंने कैसे अपना एक्सपेरिमेंट किया था, यह बात भी आप अच्छे से ध्यान रखिए। अगला एक्सपेरिमेंट अब बच्चों हम यहां पर लेते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो हम समझने जा रहे हैं, और वो है हर्शे एंड चेस का। डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा। अब ये फाइनल प्रूफ किसने किया? और इसको फाइनली प्रूफ करने वाले साइंटिस्ट दो थे, हर्शे एंड चेस। हर्शे एंड चेस से ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया तो इनके एक्सपेरिमेंट से फाइनल प्रूफ हुआ कि जेनेटिक मटेरियल इज द डीएनए। इसलिए इनके एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है अनइक्विवोकल प्रूफ। अनइक्विवोकल प्रूफ का मतलब होता है बिना किसी डाउट के, जिसमें किसी साइंटिस्ट को कोई डाउट नहीं हुआ, बिना डाउट के डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा, उसको प्रूव करने वाला एक्सपेरिमेंट था हर्शे एंड चेस का। हर्शे एंड चेस ने अपने एक्सपेरिमेंट T2 बैक्टीरियोफेज पर वर्क किया था। इन्होंने T2 बैक्टीरियोफेज के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट किए गए थे। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले कुछ खास बात, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज किया था। ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप सल्फर के भी थे और फास्फोरस के भी थे। इन्होंने दो आइसोटोप लिए थे, एक सल्फर का आइसोटोप लिया और दूसरा फास्फोरस का आइसोटोप लिया। सल्फर का जो आइसोटोप लिया गया था वो S35 था, और फास्फोरस का जो आइसोटोप लिया गया वो P32 था। मतलब एक S35 था और दूसरा P32 था। दो तरह के थे, S35 P32। इनमें से सबसे मेन बात, सल्फर जो होता है, सल्फर ये बच्चों कंपोनेंट होता है प्रोटीन का। ये बात आप अच्छे से याद रखना। सल्फर अमाइनो एसिड के अंदर होता है। कुछ अमाइनो एसिड जैसे सिस्टीन, मिथियोनिन, उनमें सल्फर होता है। सल्फर किसका कंपोनेंट होता है? अमाइनो एसिड का। और यही अमाइनो एसिड फाइनली क्या बना देते हैं? प्रोटीन। यानी सल्फर फाइनली हम कहें तो प्रोटीन का कंपोनेंट बनता है। अब बात आती है फास्फोरस। फास्फोरस की खास बात होती है कि फास्फोरस ये कंपोनेंट होता है डीएनए का। फास्फोरस की खास बात ये होती है कि फास्फोरस न्यूक्लियोटाइड में होता है।
याद करिए न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजन बेस, शुगर, फॉस्फेट। तो उस फॉस्फेट के अंदर जो फॉस्फोरस होता है वो न्यूक्लियोटाइड बनाता है और उसी न्यूक्लियोटाइड से फाइनली डीएनए बनता है। तो आप पहले ये बात दिमाग में अच्छे से बिठा लो, सल्फर प्रोटीन का कंपोनेंट होगा एंड फॉस्फोरस डीएनए का कंपोनेंट होगा। ये बात जब आपको पता चलेगी तभी हम आगे के एक्सपेरिमेंट को अच्छे से समझ पाएंगे। क्लियर? अब हम बच्चों हर्शे एंड चेस के एक्सपेरिमेंट को समझते हैं कि इन्होंने एग्जैक्टली क्या किया होगा। हर्शे एंड चेस ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर सबसे पहले ऐसे बच्चों एक वायरस को, बैक्टीरियोफेज को ग्रो कराया। वायरस के स्ट्रक्चर में आप जानते हैं कि बाहर की तरफ ऐसे प्रोटीन की कवरिंग होती है, प्रोटीन कोट होता है, और अंदर की तरफ यहां प्रेजेंट होता है डीएनए, मतलब जेनेटिक मटेरियल। बाहर तो ऐसे प्रोटीन की कवरिंग होती है और अंदर यहां डीएनए होता है। इन्होंने इस वायरस को कल्चर मीडियम के ऊपर ग्रो करवाया। इस कल्चर मीडियम में सल्फर का 35 रेडियोएक्टिव आइसोटोप था और यहां फॉस्फोरस का 31 आइसोटोप था, जो कि नॉर्मल होता है। बहुत अच्छे से रखना, सल्फर 35 रेडियोएक्टिव है, फॉस्फोरस 31 ये नॉर्मल होता है। क्लियर? और इसको उठा के इन्होंने इस लिविंग कल्चर मीडियम पे ग्रो कराया। वायरस को हमेशा लिविंग कल्चर पे ग्रो कराते हैं। जब इसको ग्रो कराया तो इस सल्फर की वजह से आप बताना क्या बनेगा। सल्फर फाइनली प्रोटीन बनाने का काम करता है, तो इस वजह से यहां जो प्रोटीन होगा वो रेडियोएक्टिव हो जाएगा। इसमें कौन रेडियोएक्टिव हो गया? प्रोटीन। अच्छा, फॉस्फोरस जो होता है ये डीएनए का पार्ट होता है। फॉस्फोरस नॉर्मल है तो इससे जो डीएनए बनेगा वो भी नॉर्मल होगा। मतलब प्रोटीन इसमें रेडियोएक्टिव है, डीएनए नॉर्मल है। यानी इन्होंने सबसे पहले जो वायरस तैयार किया, इस वायरस के अंदर प्रोटीन जो है ये रेडियोएक्टिव है। बहुत अच्छे से रखना, ये रेडियोएक्टिव है, जबकि डीएनए यहां पर एनआर मतलब नॉन रेडियोएक्टिव होता है। कौन रेडियोएक्टिव है, कौन रेडियोएक्टिव नहीं है, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखें। अब बच्चों क्या किया गया, इस वायरस को लेके इन्होंने यहां पर 3 स्टेप फॉलो की। इस वायरस के से 3 स्टेप फॉलो की गई। इन 3 स्टेप में सबसे पहली स्टेप आती है इन्फेक्शन। मतलब इस वायरस को उठा के इन्होंने ई कोलाई के ऊपर इन्फेक्शन करवाया। ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, वायरस बैक्टीरिया पे अटैक कर रहा है, और जब वायरस बैक्टीरिया पे अटैक करता है तो इसी को हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। यही बैक्टीरियोफेज होता है। अच्छा, इस वायरस ने ई कोलाई के ऊपर अटैक किया। अटैक करने वाली स्टेप का नाम क्या कहलाता है? इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब वायरस अटैक ऑन बैक्टीरिया, ये इन्फेक्शन हुआ। इन्फेक्शन के बाद सेकंड स्टेप आती है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब होता है स्लो स्पीड पे रोटेशन। स्लो स्पीड पे रोटेशन इसलिए करते हैं ताकि ये वायरस और ये ई कोलाई एक दूसरे से बस डी अटैच हो जाए। एक बात आप देख भी रहे हैं, इसका जो डीएनए था अंदर जा चुका है और ये एक दूसरे से डी अटैच हो गए। यहां पर आप देखो ये डी अटैच हो गए। डी अटैच करने वाली स्टेप का नाम ब्लेंडिंग। एक बार फिर सुन लीजिएगा, ब्लेंडिंग का मतलब स्लो स्पीड पे रोटेशन। और स्लो स्पीड पे रोटेशन क्यों करते हैं? ताकि ये एक दूसरे से डी अटैच हो जाए, अलग अलग हो जाए। इसके बाद थर्ड स्टेप चलाते हैं जिसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या किया जाता है, ये वायरस और ये ई कोलाई की सेल, इन दोनों को उठा के टेस्ट ट्यूब में डालते हैं और हाई स्पीड पे इनको रोटेशन करते हैं। मतलब इन दोनों को ऐसे टेस्ट ट्यूब में डाला गया और टेस्ट ट्यूब में डालकर हाई स्पीड पर ऐसे रोटेट किया गया, घुमाया गया। जब बच्चों हाई स्पीड पे रोटेशन करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, तो हम जानते हैं जो भी हैवी पार्टिकल्स होता है, भारी पार्टिकल्स होते हैं, हैवी पार्टिकल्स तो नीचे बैठ जाते हैं और जो हल्के रहते हैं वो ऊपर अटक जाते हैं। अच्छा, जो भी भारी होगा वो नीचे आ जाएगा और जो हल्के पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर रह जाते हैं। अब आप बताओ, इस वायरस, ये जो वायरस आपको दिखाई दे रहा है, इस वायरस में और ई कोलाई में वायरस का जो डीएनए था वो तो इसमें जा चुका है। तो ये जो ऊपर का प्रोटीन कोट है जिसको हम कैप्सिड भी कहते हैं, ये प्रोटीन कोट तो एकदम होलो हो गया, खोखला हो गया। और ई कोलाई में तो नया डीएनए आता जा रहा है, तो ये तो भारी हो गया। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब दोनों को उठा के सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो ये ई कोलाई की सेल नीचे आ जाएगी और प्रोटीन का कोट ऊपर रह जाएगा। अच्छा, प्रोटीन कोट ऊपर क्यों रह गया? क्योंकि होलो है। ई कोलाई की सेल भारी है तो नीचे आ जाती है। इसमें जो ऊपर की तरफ रह जाता है, ऊपर की तरफ, इसको कहते हैं सुपरनेटेंट, और जो नीचे बैठता है उसको पैलेट। मतलब जो ऊपर की तरफ रहेगा उसको सुपरनेटेंट कहेंगे, जो नीचे की तरफ सेटल हो जाता है उसको हम पैलेट कहते हैं। पैलेट में फाइनली कौन आ चुका है? ई कोलाई की सेल। अब यहां पर हर्शे एंड चेस ने रेडियो एक्टिविटी को चेक किया। सबसे मेन बात, अभी हमें सीखने वाली बात तो यहां पर मेन है। इसमें मुझे बताओ रेडियो एक्टिव कौन है, प्रोटीन या डीएनए? प्रोटीन यहां रेडियो एक्टिव है। अच्छा, प्रोटीन रेडियो एक्टिव है तो ये प्रोटीन का कोट जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये प्रोटीन का कोट इससे बाहर रह गया। बाहर रह गया मतलब ई कोलाई में इंटर नहीं करता। और जब ये बाहर रह गया तो जब रेडियो एक्टिविटी चेक करेंगे, सोच समझ के बताना,
ई कोलाई के अंदर से आएगी या सुपरनेटेंट से? अच्छा, ये तो अंदर इंटर कर ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब यहां पर रेडियो एक्टिविटी इस सुपरनेटेंट से मिलेगी, यानी सुपरनेटेंट से रेडियो एक्टिविटी को डिटेक्ट किया गया, मतलब यहां से रेडिएशन आई, जबकि ई कोलाई की सेल में से नो रेडियो एक्टिविटी, कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली। अब बताओ, यहां से कोई रेडिएशन नहीं आ रही है, इसका मतलब प्रोटीन यहां इंटर करते ही नहीं। ई कोलाई की सेल में प्रोटीन इंटर नहीं करता है क्योंकि इस ई कोलाई के अंदर से कोई रेडिएशन नहीं आई, और जब प्रोटीन अंदर इंटर नहीं कर सकता तो यह जेनेटिक मटेरियल हो ही नहीं सकता। यानी इस एक्सपेरिमेंट से यह पता चलता है कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। अच्छा, कैसे पता किया, एक बार फिर सुन लेना। यहां पर रेडियो एक्टिव प्रोटीन था और यह रेडियो एक्टिविटी हमें सुपरनेटेंट से मिली, ई कोलाई के सेल में से नहीं मिली। अगर इसकी सेल में से मिलती तो हम कहते हैं कि यह इंटर करता है, लेकिन ई कोलाई के सेल में से कोई रेडिएशन देखने को नहीं मिली, यानी हर्शेन से समझ गए कि यह कभी भी अंदर इंटर नहीं करता, और जब अंदर इंटर नहीं करता तो जेनेटिक मटेरियल हो ही नहीं सकता। यानी इस एक्सपेरिमेंट से यह पता चला कि प्रोटीन तो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। अच्छा, डीएनए है या नहीं, इसको उन्होंने बाद में दूसरे एक्सपेरिमेंट से पता किया था। यह जो एक्सपेरिमेंट किया गया, यह एक्सपेरिमेंट सबको अच्छे से आना चाहिए। इसमें मेन याद रखना, सल्फर का कौन सा फॉर्म लिया, 35 जो था वो रेडियो एक्टिव लिया, और फॉस्फोरस का 31 जो था वो नॉर्मल लिया। इसमें उन्होंने प्रोटीन को रेडियो एक्टिव किया और रेडियो एक्टिविटी उन्हें सुपरनेटेंट से मिली। अब डीएनए है या नहीं, इस चीज को चेक किया जाए, और इसको चेक करने के लिए इन्होंने फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया। इस बार जो एक्सपेरिमेंट किया गया, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर वही वायरस को ग्रो कराया गया। वायरस को ग्रो कराने के लिए कल्चर मीडियम, लिविंग कल्चर मीडियम पे जब ग्रो कराया गया तो इस बार चेंज क्या किया, सल्फर का 32 आइसोटोप लिया गया, वहां 35 था, यहां सल्फर का 32 आइसोटोप लिया गया जो कि नॉर्मल होता है, और फॉस्फोरस का 32 आइसोटोप लिया गया, वहां 31 था, कंफ्यूज नहीं होना, वहां 31 था। इस एक्सपेरिमेंट में 32 लिया गया जो रेडियो एक्टिव है, यानी इस बार रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है। अब मैं नहीं बताऊंगा, आपसे पूछा जाएगा, इस बार रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है तो रेडियो एक्टिव प्रोटीन बनेगा या डीएनए? जब हम इसको चेक करेंगे तो ये नॉर्मल तो प्रोटीन नॉर्मल, अगर ये रेडियो एक्टिव ये कंपोनेंट होता है डीएनए का तो इस बार डीएनए रेडियो एक्टिव होगा। यानी सबसे मेन बात, यहां रेडियो एक्टिव इस बार कौन हो गया, डीएनए। डीएनए को यहां पर क्या कर दिया गया, रेडियो एक्टिव कर दिया, और रेडियो एक्टिव करने के बाद इसको उठा के वही 3 स्टेप, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन को फॉलो किया गया। लेकिन पहले याद रखना, इस बार रेडियो एक्टिव कौन है, डीएनए, जबकि प्रोटीन यहां पर कैसा है, नॉन रेडियो एक्टिव है, उल्टा कर दिया इस बार। अब वही पहली स्टेप चलाते, इस फर्स्ट स्टेप को नाम दिया जाता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब वायरस ने ई कोलाई पे अटैक किया, यह इन्फेक्शन कहलाता है। इन्फेक्शन के टाइम पर यह जो वायरस का डीएनए होता है ये अंदर की तरफ इंटर करेगा। इसके बाद चलाते हैं सेकंड स्टेप, ब्लेंडिंग। जब ये अंदर इंटर कर जाएगा तो अब इसको स्लो स्पीड पे रोटेशन करेंगे। स्लो स्पीड पे रोटेशन क्या कहलाता है, ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग करने से ये वायरस और ई कोलाई एक दूसरे से डीअटैच हो जाते, अलग अलग हो जाते। इसके बाद चलाते हैं थर्ड स्टेप, जिसको कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या करते हैं, इन दोनों को उठा के टेस्ट ट्यूब में डालते हैं और हाई स्पीड पे रोटेशन करते हैं। दोनों को उठा के से टेस्ट ट्यूब में डाला गया, हाई स्पीड पे रोटेट किया गया। रोटेट करने पर जो नीचे बैठेगा क्या कहलाता है, पैलेट, और जो ऊपर रह जाता है वो सुपरनेटेंट। इस बार भारी फीड से वही ई कोलाई की सेल है, तो ये ई कोलाई की सेल नीचे बैठ गई और ये प्रोटीन का कोट ऊपर रह गया। अच्छा, जो यहां नीचे बैठ गया वो पैलेट है, ये ऊपर वाला सुपरनेटेंट है। अब सबसे मेन क्वेश्चन, यहीं पे इंपॉर्टेंट बात है, इस बार रेडियो एक्टिव कौन है, रेडियो एक्टिव कौन है, डीएनए। डीएनए रेडियो एक्टिव है, तो इस बार जब रेडिएशन चेक करेंगे तो रेडिएशन इस सुपरनेटेंट में से मिलेगी या ई कोलाई की सेल में से। ध्यान से देखो, ये डीएनए अंदर इंटर कर रहा है, डीएनए यहां बैठा है जो कि कैसा है, रेडियो एक्टिव, तो यहां से रेडिएशन निकलेगी और ई कोलाई की सेल में से इस बार रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट हुई, जबकि सुपरनेटेंट से कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली। इस बार ई कोलाई की सेल में से रेडिएशन निकल रही है और यहां रेडियो एक्टिव कौन था, डीएनए, मतलब ये डीएनए कहीं ना कहीं अंदर इंटर कर चुका है, और जब डीएनए अंदर इंटर कर गया तो यही यहां पर अब वायरस की नई जनरेशन लाएगा, और नई जनरेशन ला रहा है मतलब जेनेटिक मटेरियल है, मतलब यहीं पर अब ये वायरस की नई नई जनरेशन यहां तैयार करेगा, और नई नई जनरेशन तैयार करेगा मतलब यही जेनेटिक मटेरियल होगा। प्रोटीन हो ही नहीं सकता क्योंकि प्रोटीन तो बाहर ही रह जाते, यानी प्रोटीन कभी जेनेटिक मटेरियल नहीं होता क्योंकि इंटर ही नहीं करते तो बाहर रह जाते। यानी जेनेटिक मटेरियल कौन होगा, डीएनए होगा। और जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो इस एक्सपेरिमेंट से किसी भी साइंटिस्ट को कोई डाउट नहीं रहा कि जेनेटिक मटेरियल कौन होगा।
इस एक्सपेरिमेंट से फाइनली पता चला कि जेनेटिक मटेरियल इज द डीएनए, और यही एक्सपेरिमेंट एक अनइक्विवोकल प्रूफ कहलाता है। अनइक्विवोकल मतलब बिना किसी डाउट वाला ये एक्सपेरिमेंट माना जाता है। अब इसमें क्वेश्चन क्या आते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हर्शे एंड चेस ने किस पर एक्सपेरिमेंट किए? तो याद रखना T2 बैक्टीरियोफेज, या और अच्छे से कहें वायरस पर एक्सपेरिमेंट किए। सेकंड क्वेश्चन आता है, सल्फर का कौन सा फॉर्म रेडियो एक्टिव है? तो सल्फर का 35, और फॉस्फोरस का पूछे जाए तो 32 रेडियो एक्टिव है। और यह भी याद रखना, सल्फर रेडियो एक्टिव तो प्रोटीन रेडियो एक्टिव, और फॉस्फोरस हो तो डीएनए। और एक क्वेश्चन हो, अगर डीएनए रेडियो एक्टिव है तो रेडियो एक्टिविटी कहां से मिलेगी? इकोलाई की सेल से। कितनी स्टेप फॉलो की गई? तो 3 स्टेप, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन। ब्लेंडिंग का मतलब एक बार फिर बता देता हूं, स्लो स्पीड पे रोटेशन करना, इसी को हम ब्लेंडिंग कहते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट के आने के बाद फाइनली प्रूफ हुआ कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। तो पहले ग्रिफिथ ने बताया, फिर एवरी मैक्लियोड मैकार्टी आए, लेकिन उनके एक्सपेरिमेंट को भी फाइनल नहीं माना गया। हर्शे एंड चेस को ही फाइनल प्रूफ माना गया। इससे बच्चों इन एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। इसमें ज़्यादातर ये आता है कि किसने किसके ऊपर वर्क किया था, किसने कौन सी बात समझाई थी। तो आप इन बातों को अच्छे से ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों अब हम लेने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल के लिए 3 कैंडिडेट है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, अब इन तीनों में से कौन बेस्ट जेनेटिक मटेरियल होगा, ये बच्चों हमें इनकी प्रॉपर्टी से समझ में आएगा। हम इनकी प्रॉपर्टी को एक एक करके समझेंगे। टोटल जेनेटिक मटेरियल की 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। ये प्रॉपर्टी हम डीएनए, आरएनए इन पर अप्लाई करेंगे, और आप देखिएगा किस पर ये अच्छे से अप्लाई होती है। जिस पर अच्छे से अप्लाई होगी वही जेनेटिक मटेरियल के लिए बेस्ट माना जाएगा। तो एक एक करके सारी प्रॉपर्टी को हम समझेंगे। ये प्रॉपर्टी आप लोग अच्छे से याद भी रखे बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी, जेनेटिक मटेरियल की फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, इट शुड बी रेप्लिकेट। इसमें बच्चों रेप्लिकेशन की पावर होनी चाहिए। रेप्लिकेशन से मतलब ये होता है कि इसे अपनी कॉपी बनाना आना चाहिए, इसे अपनी कॉपी बनाना आना चाहिए, यही कहलाता है रेप्लिकेशन। अच्छा, कॉपी बनाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जेनेटिक मटेरियल जब अपनी कॉपी बनाएगा तो वही कॉपी तो अगली जनरेशन में जाएगी। तो कॉपी बनाना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो कॉपी बनाने में कैपेबल है तभी वो नेक्स्ट जनरेशन में अपना पार्ट ट्रांसफ़र कर पाएगा। अब ये बातें हम डीएनए, आरएनए और प्रोटीन तीनों पर अप्लाई करते हैं। डीएनए की बात करें तो डीएनए में रेप्लिकेशन की पावर होती है। सभी जानते हैं कि ये बच्चों डीएनए है तो इससे यहाँ पर नया डीएनए आसानी से बन सकता है, मतलब डीएनए आसानी से रेप्लिकेट कर जाता है, इसमें तो कभी डाउट आता ही नहीं है। आरएनए की बात करें, आरएनए भी रेप्लिकेट करता है, लेकिन सम वायरस में, कुछ वायरस के अंदर यह देखा गया है कि आरएनए भी रेप्लिकेशन की पावर करता है। हमारे अंदर जो आरएनए वो कभी रेप्लिकेट नहीं करता, लेकिन वायरस के अंदर जो आरएनए, कुछ वायरस की बात कर रहे हैं, कुछ वायरस के अंदर जो आरएनए होता है वो रेप्लिकेट करता है, यानी आरएनए भी रेप्लिकेट कर सकता है। ये प्रॉपर्टी देखी गई है। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन बच्चों कभी भी रेप्लिकेट नहीं करता। कहीं पर भी देखा जाए तो प्रोटीन में कभी भी रेप्लिकेशन की पावर नहीं होती। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें, पूरे यूनिवर्स में हम चेक करें तो प्रोटीन कभी रेप्लिकेट नहीं करता। और जब प्रोटीन रेप्लिकेट नहीं करता तो ये कभी भी जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता। मतलब हम सोचे कि इस प्रोटीन से नया प्रोटीन बन जाए, ये कभी नहीं हो सकता। मतलब प्रोटीन कभी रेप्लिकेट नहीं कर सकता तो ये जेनेटिक मटेरियल हो ही नहीं सकता, क्योंकि इससे अपनी कॉपी बनाना नहीं आता। और जब कॉपी नहीं बना सकता तो अगली जनरेशन में कैसे ट्रांसफर करेगा। यानी जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन तो कभी नहीं हो सकता। हाँ, डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता। ये सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि उसमें रेप्लिकेशन की पावर होनी चाहिए। अब चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। रेप्लिकेशन के साथ सेकंड प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। जेनेटिक मटेरियल की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है कि उसका स्टेबल होना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये दोनों तरह से स्टेबल होना चाहिए, केमिकली भी स्टेबल होना चाहिए, स्ट्रक्चरली भी स्टेबल होना चाहिए। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन पे तो बच्चों पहली प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हुई, वो रेप्लिकेट ही नहीं कर सकता, तो वो तो जेनेटिक मटेरियल हो ही नहीं सकता। हम प्रोटीन की तो बात करेंगे नहीं। अब हमारे लिए बस 2 कैंडिडेट बचे, डीएनए, आरएनए। अब डीएनए आरएनए पर यह प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो हम जानते हैं कि डीएनए मोर स्टेबल होता है। अब बात आती है डीएनए स्टेबल कैसे होता है, उसके पीछे क्या रीजन है। इसके पीछे क्या रीजन होता है, इसका एक रीजन आपको मैंने पहले भी समझाया था। डीएनए और आरएनए की शुगर के बेसिस पे हम समझे। आरएनए में हम जानते हैं बच्चों राइबोस शुगर होती है, जो कि डीएनए में डीऑक्सी राइबोस होती है। ये बात हमने पहले भी सीखी है।
राइबोज में सेकंड पोजीशन पर ऑक्सीजन होता है, जबकि यहाँ सेकंड पोजीशन पर ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, कोई ऑक्सीजन नहीं होता। यानी यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट, यहाँ ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। अच्छा, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की वजह से इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर बच्चों इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये रिएक्टिव बहुत होगा। और रिएक्टिव होगा, आप जानते हैं केमिस्ट्री में जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। यानी ये मोर रिएक्टिव है, मतलब हम कह सकते हैं लेस स्टेबल होता है। आरएनए की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है तो स्टेबिलिटी उतनी ही कम होती है। अब डीएनए पर बात करें, डीएनए पर एक ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन कम है तो इसमें शुगर बनी डीऑक्सीराइबोज, और इस डीऑक्सीराइबोज में ऑक्सीजन नहीं है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा, मतलब लेस रिएक्टिव है। अरे जब लोन पेयर नहीं तो रिएक्शन कैसे करेगा, और लेस रिएक्टिव है तो इसी वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी इन्वर्स चलती है, ये रिएक्टिव नहीं है, यानी इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो आप कह सकते हो डीएनए और आरएनए में से मोर स्टेबल कौन होता है, तो डीएनए मोर स्टेबल है, और उसके पीछे पहला रीज़न ऑक्सीजन का कम होना, यानी सेकंड पोजीशन पर ऑक्सीजन का कम होना, ये डीएनए के लिए फायदेमंद रहा है क्योंकि इससे इसकी स्टेबिलिटी बड़ी है। क्लियर। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सेकंड बात, आरएनए और डीएनए के नाइट्रोजन बेस कंपेयर करें, स्टेबिलिटी का सेकंड रीजन। तो दोनों में एजीसी तो कॉमन है, एजीसी तो दोनों में कॉमन है। यहां पर यू है जबकि यहां पर टी है, इसमें यूरेसिल है जबकि इसमें थायमीन है। अच्छा, यहां जो थायमीन होता है, डीएनए में थायमीन का मिलना ये स्टेबिलिटी को इनहेंस करता है। कैसे? दोनों की स्ट्रक्चर हम समझे तो ये बच्चों यूरेसिल है और ये थायमीन है। यूरेसिल और थायमीन दोनों की स्ट्रक्चर काफी कुछ सेम है, बस डिफरेंस ये होता है कि यहां फिफ्थ पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप होता है। अब मिथाइल आने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी इनहेंस हो जाती है, मतलब थायमीन मोर स्टेबल होता है। रीजन क्या है? मिथाइल का होना। इस मिथाइल की वजह से यहां पर इसका केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं प्लस आई इफेक्ट होता है, तो इसका प्लस आई इफेक्ट भी यहां एक्टिव होता है। सबसे मेन बात, मिथाइल होने की वजह से यहां पर क्या होता है कि इस पर प्रॉपर एंजाइम एक्ट नहीं कर पाते। एक स्पेशल एंजाइम होते हैं रिपेयर के एंजाइम, वो रिपेयर के एंजाइम इस यूरेसिल पर तो अटैक करते हैं लेकिन इसको पहचान नहीं पाते क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा मिथाइल आ गया। मिथाइल लगाने का मेन पर्पस यही था कि रिपेयर के एंजाइम से इसको प्रोटेक्शन देना था। तो रिपेयर से एंजाइम बचाने के लिए, रिपेयर के एंजाइम से बचाने के लिए यहां पर एक मिथाइल ग्रुप को लगाया, और मिथाइल आने की वजह से यह स्टेबल हो जाता है। तो कभी आपसे पूछे यूरेसिल ज्यादा स्टेबल होता है या थायमीन, तो हम कहेंगे थायमीन ज्यादा स्टेबल होता है। यानी डीएनए में स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए दो बातें ध्यान में रखी गई। पहली बात क्या रखी गई? इसमें एक तो डीऑक्सीराइबोज शुगर को रखा गया, एक ऑक्सीजन को हटाया गया। ऑक्सीजन हटाने का पर्पस स्टेबिलिटी बढ़ाना, और दूसरा यूरेसिल को हटा के थायमीन को लाया गया ताकि इससे भी स्टेबिलिटी इनहेंस हो। तो आपसे पूछा जाए डीएनए आरएनए में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो रिएक्टिव पूछे तो आरएनए ज्यादा रिएक्टिव है। कौन ज्यादा स्टेबल है, तो डीएनए ज्यादा स्टेबल है। अब आप सोचिए, जेनेटिक मटेरियल का स्टेबल होना जरूरी है क्योंकि जब वो स्टेबल होगा तब तो अगली जनरेशन में जा पाएगा। और आप सोच पा रहे हैं कि डीएनए ज्यादा स्टेबल है तो ये टूटेगा नहीं, तो अगली जनरेशन में आसानी से जाएगा। अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए जल्दी जल्दी टूट जाएगा, और ये टूट गया तो अगली पीढ़ी में, अगली जनरेशन में कैसे जाएगा। तो इसीलिए याद रखना, स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर? ये इनकी सेकंड प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो थी रेप्लिकेशन, सेकंड प्रॉपर्टी स्टेबिलिटी। थर्ड प्रॉपर्टी पर चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी आती है कि जेनेटिक मटेरियल में स्लो म्यूटेशंस होना चाहिए। स्लो म्यूटेशन से मतलब यह है कि उसमें धीरे धीरे चेंजेस होना चाहिए। म्यूटेशन होना बहुत जरूरी है। म्यूटेशन होना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इसी म्यूटेशन से वेरिएशन आती है, और जैसे जैसे वेरिएशन बढ़ती जाती है इसी से फाइनली इवोल्यूशन होता है। यानी इवोल्यूशन के लिए यह म्यूटेशन होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन याद रखना, इवोल्यूशन स्लो होना चाहिए, क्योंकि स्लो इवोल्यूशन होगा तभी उस स्पीशीज की स्टेबिलिटी रहेगी। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में या किसी स्पीशीज में फास्ट इवोल्यूशन होता है तो उसका एग्जिस्टेंस उतना ज्यादा नहीं रह पाता। यानी इवोल्यूशन होना चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्लो इवोल्यूशन होना चाहिए, स्लो म्यूटेशन होना चाहिए, तब भी वो स्पीशीज स्टेबल हो पाएगी। तो याद रखिएगा, स्लो म्यूटेशन चाहिए। अब ये बात हम डीएनए और आरएनए पर अप्लाई करें। सबसे पहले हम डीएनए की बात करें। डीएनए हम जानते हैं स्टेबल होता है। अगर ये स्टेबल है तो इसमें चेंजेस नहीं हो पाएंगे। अरे कोई चीज स्टेबल है तो चेंज आसानी से नहीं होगी,
और आसानी से चेंज नहीं हो पाती, मतलब इसमें म्यूटेशन के चांस कम होते, म्यूटेशन के चांस डीएनए में कम होते। और जब म्यूटेशन कम होगा तो इससे वेरिएशन कम आएगी, और जब वेरिएशन कम होगी तो इससे इवोल्यूशन भी स्लो होगा। यानी डीएनए की वजह से फाइनली स्लो इवोल्यूशन होता है। तो डीएनए की क्या क्या खास बातें? स्टेबल अच्छा है तो लेस चेंजेस होते हैं, स्लो म्यूटेशन होता है, वेरिएशन बहुत कम आती है तो इससे इवोल्यूशन भी स्लो होता है, और हमें चाहिए भी यही, स्लो इवोल्यूशन चाहिए। अब बात करते हैं आरएनए की। आरएनए के बारे में अगर हम समझें तो आरएनए में इसकी अपोजिट बातें होगी। आरएनए लेस स्टेबल है क्योंकि ये अनस्टेबल होता है, जल्दी जल्दी टूटता है, तो इसमें चेंजेस के चांस ज़्यादा है, और चेंजेस के चांस ज़्यादा है तो म्यूटेशन की रेट यहाँ पर हाई होती है। हाई म्यूटेशन होता है तो इसमें वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा आती है, तो इससे इवोल्यूशन फास्ट होता है। यानी डीएनए भी इवोल्यूशन ला सकता है और आरएनए भी ला सकता है, लेकिन दोनों में से इवोल्यूशन फास्ट लाने का काम आरएनए करता है। लेकिन हमें तो चाहिए स्लो इवोल्यूशन, और स्लो इवोल्यूशन के लिए हम कहेंगे डीएनए बेटर होता है। यानी इस प्रॉपर्टी को भी हम कहें तो डीएनए के लिए ज़्यादा बेस्ट मानी जाती है। क्लियर? अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहां पे बच्चों, कोई वायरस है, उस वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, तो उनमें इवोल्यूशन की रेट फास्ट होगी और म्यूटेशन भी फास्ट होगा। क्योंकि बच्चों आरएनए है, जल्दी जल्दी चेंज होगा तो इवोल्यूशन भी फास्ट होगा, म्यूटेशन की रेट भी ज़्यादा होगी। आपके सामने मैंने दो वायरस दिए, एक में कहा डीएनए है और एक में बच्चों कहा आरएनए है, दो वायरस है। अब मैं कहूं किसमें इवोल्यूशन फास्ट होगा, तो जिन वायरस में आरएनए होता है इनका इवोल्यूशन फास्ट होता है, म्यूटेशन की रेट भी ज्यादा रहती है। क्लियर? ऐसा क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है कि किसमें इवोल्यूशन फास्ट होता है, तो जिन वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। अगर हम इस अर्थ पे बात करें तो अर्थ में स्टार्टिंग में बच्चों केवल आरएनए था, तो उस टाइम आप देखते हैं इवोल्यूशन की रेट, म्यूटेशन की रेट बहुत फास्ट थी। लेकिन आज के टाइम पर डीएनए लाया गया है, आज के टाइम पे डीएनए आ चुका है, डीएनए बाद में आया है, और डीएनए लाने का एक पर्पस यही था ताकि डीएनए स्टेबल रहे, इवोल्यूशन के चांस, म्यूटेशन की रेट स्लो हो जाए। और आप देख भी पा रहे हैं आज के टाइम पर डीएनए आ चुका है तो इवोल्यूशन, म्यूटेशन की रेट आज के टाइम पर रिलेटिवली स्लो हो चुकी है। लेकिन अगर हम पहले के वर्ल्ड की बात करें तो उस टाइम केवल आरएनए होता था, तो उस टाइम इवोल्यूशन की रेट बहुत फास्ट थी, लेकिन आज के टाइम पर इवोल्यूशन की रेट स्लो हो चुकी है। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टी आप लोग अच्छे से ध्यान रखिए। अभी तक मैंने आपको इसकी 3 प्रॉपर्टी समझाई है, एक लास्ट प्रॉपर्टी और आती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस एज मेंडेलियन कैरेक्टर्स। ये मेंडेलियन कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करना चाहिए। बात आती है मेंडेलियन कैरेक्टर होते क्या है। मेंडेलियन कैरेक्टर को मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो एक तरह से फिनोटाइप मतलब जो अपीयर होते हैं, जैसे अपनी हाइट अपीयर हो रही है तो ये एक तरह का मेंडेलियन कैरेक्टर है, अपना स्किन कलर अपीयर हो रहा है तो ये भी एक मेंडेलियन कैरेक्टर है। तो अपनी हाइट हो गई, स्किन कलर हो गए, अपने हेयर स्ट्रेट हैं, कर्ली है, ये भी बच्चों एक तरह का फिनोटाइप मतलब मेंडेलियन कैरेक्टर है। हाइट कैसे आती होगी, एक हल्का सा एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं। जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ये सब बच्चों डीएनए के पास होती है, डीएनए से बनता है आरएनए, प्रोसेस का नाम आगे हम समझेंगे, इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए से फिर बनते हैं प्रोटीन, और प्रोटीन बनाने की इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहा जाता है। अब ये जो प्रोटीन बने हैं यही प्रोटीन एक तरह से होते हैं एंजाइम। एंजाइम का काम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करना। जब बच्चों सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होता है तो यही प्रोडक्ट फिर फाइनली हाइट को बढ़ाता है। अच्छा, हाइट बढ़ रही है, जैसे पी प्लांट में हाइट बढ़ रही है, तो जो हाइट का बढ़ना होता है यही कहलाता है मेंडेलियन कैरेक्टर। अब सोचिए, अगर मेंडेलियन कैरेक्टर लाना है तो इसके लिए इन एंजाइम्स का, इन प्रोटीन्स का होना बहुत जरूरी है। मतलब प्रोटीन या एंजाइम है तो अल्टीमेटली मेंडेलियन कैरेक्टर तो आ जाएगा। अब बात समझिएगा, प्रोटीन बनाने के लिए हम कहेंगे आरएनए बढ़िया है, क्योंकि आरएनए डायरेक्टली प्रोटीन बना सकता है। आरएनए में पावर है कि वो डायरेक्ट प्रोटीन बना सकता है, और जब ये डायरेक्ट प्रोटीन बना सकता है तो ये आसानी से मेंडेलियन कैरेक्टर लाएगा, इजी वे में ये मेंडेलियन कैरेक्टर लाएगा। अब ये डीएनए सोचे कि मैं भी मेंडेलियन कैरेक्टर लाऊं तो इसे भी तो प्रोटीन बनाना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली रास्ता तो यही है। अच्छा, डीएनए सोचे कि मैं भी मेंडेलियन कैरेक्टर लाऊं तो इसे प्रोटीन बनाने के लिए हमेशा आरएनए पर डिपेंड होना होगा। डीएनए कभी भी डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बनाता। डीएनए सोचे कि मैं डायरेक्ट प्रोटीन बना लूं, यह कभी संभव नहीं है।
मतलब डीएनए को अगर प्रोटीन बनाना है, मेंडेलियन कैरेक्टर लाना है, तो आरएनए पर तो डिपेंड होना ही पड़ेगा। यानी मेंडेलियन कैरेक्टर के लिए हम कहेंगे आरएनए ज्यादा बेस्ट है, ये डायरेक्ट ला सकता है, लेकिन डीएनए को इन कैरेक्टर्स को लाने के लिए फिर कहीं ना कहीं आरएनए पर भी डिपेंड होना पड़ता है। अगर बच्चों मैं आपसे कहूं कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसमिट करना है, आगे ट्रांसमिट करना मतलब कैरेक्टर लाना है, सेल के अंदर कैरेक्टर डेवलप करवाना है, तो उसके लिए हम कहेंगे आरएनए बेस्ट है। आरएनए किस लिए बेस्ट होता है? इस कैरेक्टर को ट्रांसमिट करने के लिए। लेकिन अगर मैं कहूं इस कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन लंबे टाइम तक स्टोर करना है, लंबे टाइम तक स्टोर करना है, तो इसके लिए डीएनए बेटर है, क्योंकि डीएनए का नेचर होता है स्टेबल। आरएनए तो जल्दी टूट जाएगा, और ये टूट गया तो उसी टाइम वो कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन खत्म हो जाएगी। यानी अगर आपको इंफॉर्मेशन लंबे टाइम तक स्टोर करना है तो इसके लिए डीएनए बेस्ट है। डीएनए की खास बात स्टेबल है, और स्टेबल है तो ये बेस्ट है फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, किसके लिए? स्टोरेज के लिए। स्टोरेज के लिए हम कहेंगे डीएनए बढ़िया है। लेकिन अगर इस इंफॉर्मेशन से कैरेक्टर लाना है, कैरेक्टर को लाना है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन आगे ट्रांसमिट करनी है, तो इसके लिए आरएनए बेटर होता है। तो आरएनए बेटर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसमिट करना है, कैरेक्टर बनवाने हैं, तो उसके लिए आरएनए बेटर है, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोटीन बना सकता है। किसके लिए कौन बेटर है? ये वेरी इंपॉर्टेंट, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो ये बहुत ध्यान से आप समझिएगा। डीएनए स्टोरेज के लिए बेस्ट है, और आरएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए बेस्ट है। तो कौन किसके लिए बेस्ट होता है, ये ध्यान रखिए। हमने बच्चों टोटल 4 प्रॉपर्टी समझी है। इन 4 प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी आप ही बताइए क्या थी? फर्स्ट प्रॉपर्टी थी रेप्लिकेशन की पावर होनी चाहिए। सेकंड, केमिकली स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। थर्ड, स्लो म्यूटेशन होना चाहिए। एंड फोर्थ, मेंडेलियन कैरेक्टर को एक्सप्रेस करना चाहिए। तो टोटल 4 प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टी है ज्यादातर डीएनए पर अप्लाई होती है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि डीएनए मेन जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए में भी प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं अप्लाई तो होती है। ठीक है, स्टेबल नहीं है, बाकी प्रॉपर्टी तो अप्लाई होती है। तो आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, लेकिन कंडीशन एक ही है। आरएनए जेनेटिक मटेरियल तब भी हो सकता है जब डीएनए ना हो। मतलब मेरे पास 2 ऑप्शन है, डीएनए भी है और आरएनए भी है, सेल में दोनों अवेलेबल है, डीएनए आरएनए दोनों अवेलेबल है। और मैं आपसे कहूं कि दोनों में से जेनेटिक मटेरियल बताओ किसे माना जाए, तो दोनों में से जेनेटिक मटेरियल हमेशा डीएनए को ही माना जाएगा। जब तक डीएनए बैठा है सोचना ही नहीं, जब तक डीएनए बैठा है जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होगा, क्योंकि ये स्टेबल है। हां, किसी ऑर्गेनिज्म में, मान लीजिए वायरस की बात करें, इस वायरस में यहां पर केवल आरएनए है, अब डीएनए है ही नहीं, डीएनए है ही नहीं, तो फिर यहां पर आरएनए जेनेटिक मटेरियल बनेगा। तो एक पॉइंट अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, मेन जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। आरएनए जेनेटिक मटेरियल तभी बन सकता है जब डीएनए अवेलेबल ना हो, और ऐसा देखा जाता है सम वायरस के केस में, बस ये वायरस के केस में। यानी आरएनए जेनेटिक मटेरियल बस केवल कुछ वायरस के केस में बन सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं प्लांट का जेनेटिक मटेरियल, आंसर डीएनए। बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल डीएनए, फंगस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए, एनिमल्स का डीएनए, बर्ड्स का डीएनए, हर जगह जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है। आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल केवल सम वायरस में होता है, कुछ वायरस में होता है। कौन से ऐसे वायरस होते हैं, इनके एग्जांपल मैं आगे आपको बताऊंगा भी कि कौन से ऐसे वायरस होते हैं जहां आरएनए जेनेटिक मटेरियल होगा। क्लियर? तो जितनी बातें अभी यहां पर समझाई गई, ये चारों प्रॉपर्टी अच्छे से आप ध्यान रखिए।